24 की तैयारियों की पूरे देश की निगाहें आजकल इसी पर टिकी हुई हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार एनडीए क्या हैट्रिक की ओर जा रहा है या ये विजयी रथ विपक्ष रोकने में कामयाब हो पाएगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसीलिए चुन चुन कर एक एक सीट पर घमासान मचा हुआ है। किश्तों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है, वो चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या इंडिया गठबंधन की। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें। और इसके अंदर भी कुछ और बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन भी बदल गया है और पार्टियां भी बदल गई हैं, शक्लो सूरत उनकी बदल गई है। 2019 के चुनाव में एनडीए का मतलब था बीजेपी शिवसेना। अब शिवसेना दो फाड़ हो गई है। शिवसेना एनडीए का साथ छोड़कर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गई थी, उसके बाद दो फाड़ भी हो गई। एक उद्धव ठाकरे गुट, एक एकनाथ शिंदे गुट, जिसे चुनाव आयोग ने अब असल शिवसेना बता दिया है, घोषित कर दिया है। वहीं एनसीपी भी, जो विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा थी महाविकास आघाड़ी का, अब वो भी दो फाड़ हो गई है और एक गुट चला गया है महायुति यानी कि एनडीए के साथ, यानी कि अजित पवार का गुट। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुल जमा कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, इस बात का अभी तक मुकम्मल खुलासा नहीं हो पाया है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है 30 से 32 सीटें बीजेपी लड़ेगी। एकनाथ शिंदे के हाथ 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं मैं, नतीजों की बात नहीं कर रहा। और 6 से 7 सीटें अजित पवार गुट यानी कि एनसीपी गुट को दी जाएंगी। लेकिन अभी खींचतान जारी है और खींचतान सबसे ज्यादा कहां हो रही है? बारामती, शरद पवार के नाम से मशहूर यह इलाका। अब वहां पर उम्मीदवार कौन होगा? एनसीपी अजित पवार गुट ताल ठोक रहा है। सुप्रिया सुले उम्मीदवार होने वाली हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से और उन्हीं के खिलाफ अपनी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने का मन बनाते दिख रहे हैं अजित पवार। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के विजय शिवतारे वो कह रहे हैं नहीं भाई, मैं लड़ूंगा चुनाव यहां से। तो क्या योगदान है सुनेत्रा पवार का? यानी कि एनडीए में ही खटपट शुरू हो गई है और नौबत यहां तक आ गई है कि विजय शिवतारे अगर मैदान में उतरेंगे, हम तो जी गठबंधन भी छोड़ देंगे। अब ये दबाव की राजनीति है या कुछ और, इसका खुलासा तो हो जाएगा आने वाले कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों में, 24-48 घंटों में इसका खुलासा तो हो जाएगा। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमता। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, इसके बीच पालघर में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुंबई दक्षिण सीट के लिए भी जबरदस्त खींचतान हो रही है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच। मुंबई दक्षिण से सांसद हुआ करते थे, खैर हार गए थे, मिलिंद देवड़ा, वो आ गए हैं एकनाथ शिंदे गुट में। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। लेकिन सीट किसके हाथ जाएगी? यही हाल थाने में भी है, यही हाल रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, नासिक में भी यही हाल है। अब नासिक में एक और पेंच है। नासिक नगर पालिका पर मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे ने भी कब्जा किया था। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक ये वो इलाके हैं जहां पर मनसे का थोड़ा दबाव माना जाता है। वोट फीसद तो उनका 2.25% के करीब आकर टिक गया है।
2009 में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। और कुछ दिनों पहले दर्शकों, आपको ध्यान होगा, हमने आपको खबर बताई थी कि जेपी नड्डा से, अमित शाह से आकर मिले हैं राज ठाकरे, वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे क्या? तो राज ठाकरे तो सीट मांगेंगे। अब वो नासिक भी सीट होगी, 2 सीटों की बात हो रही है। लेकिन तब से एक चुप्पी है, एक खामोशी सी हो गई है एनडीए खेमे में कि राज ठाकरे किस हैसियत में, किस भूमिका में आने वाले हैं एनडीए में। कुछ अखबारों में खबर तो यह भी चल रही है कि विलय कर लेंगे वो अपनी पार्टी का मनसे का शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी में, और उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहां 2 समानांतर खेल चल रहे हैं। पहला खेल लोकसभा चुनाव का है, दूसरा विधानसभा चुनाव भी। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब ये एकनाथ शिंदे गुट को कबूल होगा क्या? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की विरासत भी तय होगी। असली वारिस कौन? लोकसभा चुनाव और खास तौर पर विधानसभा चुनाव इसकी तस्दीक करेंगे। जैसा कि एनसीपी के असल बॉस शरद पवार हैं या अजित पवार, यह भी तय होने वाला है। अब इसी के साथ अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां भी फॉर्मूला सामने आने को तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, 27 फरवरी बाकायदा टॉप सोर्सेज ने मुझे बताया था आज हम सीटों का ऐलान कर देंगे। 27 फरवरी से 2 दिन पहले ही ये जानकारी मुझे मिल गई थी। लेकिन अब 26 मार्च हो गई है, आज कल 27 मार्च हो जाएगी। 1 महीना हो गया, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक बात तय हो गई है, वंचित बहुजन अघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश आंबेडकर, अब वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं होंगे। तो वो पेच तो निकल गया, उसके बावजूद पेच कहां अटका हुआ है? जानकारी ये मिल रही है कि भाई 20 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को, 20 सीटें कांग्रेस को, और 7-8 सीटें जो बची वो शरद पवार गुट को दे दी जाएंगी। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि 23 सीटों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। 23 उनके सांसद जीते थे या लड़े थे, बल्कि 18 जीते थे। तो वो उस नंबर को, उस आंकड़े को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस इसके लिए राजी होगी क्या? और यहां पर भी जुतम पैजार हो रही है। सांगली में कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है, रामटेक में भी मतभेद हैं, भिवंडी का यही हाल, बुल्ढाना, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और वर्धा में कांग्रेस और एनसीपी में बात अटकी हुई है, और यही हाल भंडारा गोंदिया में है। तो दोनों तरफ खींचतान साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की कि 48 में से 41 सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन उस वक्त का एनडीए जीत पाया था, और एक निर्दलीय का भी समर्थन मिला, तो आंकड़ा 42 का हो गया था। और ये 42 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हैट्रिक मारनी है तो। और यहां सेंधमारी कर लेता है विपक्षी महागठबंधन, 30 या उससे नीचे पर समेट देता है एनडीए को, तो वो राह मुश्किल हो जाएगी, कटीली, नुकीली, पथरीली हो जाएगी। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए हो या अघाड़ी, कहां फंसी, या मैं कहूं फंसी चुनावी गाड़ी? और महाराष्ट्र का घमासान, हैट्रिक, मुश्किल या आसान? चर्चा में मेरे साथ एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, कृष्णा हेगड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, आनंद दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और वरिष्ठ पत्रकार
संदीप सोनवलकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव, 23 उम्मीदवार घोषित कर दिए बीजेपी ने, पर फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है। अटकन झटकन कहां हो रही है? शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में खींचतान है, या आपकी अपनी खींचतान है? ये तो बारामती में भी गाड़ी अटकी हुई है। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग लगातार अपनी बैठकों में बैठते हैं, वहां जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई वो कम से कम आपके माध्यम से हम लोगों को मिल गई और ये पता लगा कि तनातनी चल रही है। मैं आपको इस मामले में स्पष्ट बता दूं कि एनडीए के 3 घटक दलों के रूप में हमारे जो महाराष्ट्र के तीनों नेता हैं, आदरणीय अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, इन तीनों ने मिलकर पहले दिन से यह फैसला लिया है कि हम लोगों को अपनी 48 सीटों को जीतना है, ना कि एक दूसरे से अपना द्वंद्व कोई जाहिर करना है या एक दूसरे से सीटों को लेकर कोई बंटवारे पे द्वंद्व मचाना है। क्योंकि विनेबिलिटी हमारा मेन टारगेट है और इसके पीछे एक मूल कारण यह है कि हम लोगों को यह पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनेगी भारत में और साथ ही साथ उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय हम लोग ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, केंद्र खेल इतना सरकार की आसान सारी नहीं है ना योजनाओं का ब्रजमोहन मैक्सिमम लाभ भाई। मिले। देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ा खेल अलग है। ये डबल लड़ाई हो रही है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, विधानसभा चुनाव की भी लड़ाई है। फिर पूछूंगा, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं संदीप जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विधानसभा के लिए भी हम लोगों का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, विनेबिलिटी। वहां हम चाहेंगे कि हमारी महायुति की सरकार बने और हमारे अधिक से अधिक विधायक चुनाव जीत के आए। देखिए क्या है, हमारे एनडीए में कोई भी भाई अधीर रंजन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अधीर होकर पूरे के पूरे खेल को बिगाड़ने की तैयारी कर दे। यहाँ पूरी तौर से लोग संतोष के साथ बैठे हैं और हम लोगों को ये तो विश्वास मतलब है। मैं गलत जानकारी दे रहा हूं ना कि विजय शिवतारे वो अड़ गए हैं, डट गए हैं मैदान में कि मैं तो बारामती से लड़ूंगा? सुनेत्रा पवार का क्या योगदान? आपने कहा है एकनाथ शिंदे गुट को कि इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ। ये तो हुआ नहीं अभी। देखिए, ये आदरणीय विजय शिवतारे जी का व्यक्तिगत निर्णय है। अभी तक इसमें उनकी पार्टी का कोई उनको समर्थन नहीं है, तो अच्छा, व्यक्तिगत रूप से कोई टिकट मांग सकता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन ये मैं फिर आपको बता दूं कि बारामती को लेकर बहुत स्पष्ट है कि वहां पर हमारी ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय किसी भी स्तर पर नहीं है। तो ये मैं घोषणा कर आपको दीजिए ना कि सुनेत्रा पवार लड़ेंगी। कौन ये हो रोक रहा जाएगा। है? बीजेपी ने 23 उम्मीदवार घोषित कर दिए। बिल्कुल ठीक है। हम लोग थोड़ा ये चाहते हैं कि एक बार आईएनडीआई में तो सामने आए, पता तो लगे कि उनके पास कोई है भी कि नहीं लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा एक रणनीतिक रूप से थोड़ा सा अगर हम लोग रुके हुए हैं, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम लोगों में किसी प्रकार की मतभेद है या अभी तक कोई सीटों के मामले में अच्छा, हम कितनी लोग सीटों किसी पर अंतिम निर्णय पे नहीं उम्मीदवार पहुंचे। खड़े करेंगे ये तो बता दीजिए। जी फॉर्मूला तो तय हो गया होगा ना, तो कितनी सीटों पर आप उम्मीदवार उतारने वाले हैं 48 में से? संदीप जी, मैंने आपसे फिर यही कहा कि हमारे सामने सबसे पहला जो जो मकसद है, अरे भाई, मुझे बीजेपी ने 23 48 उम्मीदवार उतार दिए ब्रजमोहन भाई। हाँ, तो अच्छी बात है ना, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम उनको उनके जिताने में हमारा पूरा पार्टी का कैडर काम करेगा। बाकी की सीटों का भी हो जाएगा। आप मैं सोचता हूँ शायद 1-2 रोज की बात है, 28 या 29 को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। और ये मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारे तीनों पार्टियों के लोग नेताओं में और हमारे कैडर में, रैंक एंड फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो द्वंद्व है, ना किसी प्रकार की चिंता है, क्योंकि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर 48 की 48 सीटों पर विजयी होने की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, आप क्यों नहीं अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे? कितनी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार? देखिए, कल में तो मुझे लगता है हमारा पूरा लिस्ट जो है सामान्य मुख्यमंत्री और मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी जाहिर करने वाले हैं। और जो 80 तक का जो है हमारे महायुति का सीट डिसाइड हुआ है, थोड़े बहुत सीट्स की जो अच्छा, बता बातचीत तो चल रही दीजिए थी। कितनी डिसाइड हुई। थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम चला दें।
देखिए, मैं हमारे उद्धव जी के प्रवक्ता जैसा नहीं हूँ कि जो उनके अध्यक्ष को करना है वो प्रवक्ता ही कर देता है हर रोज सुबह। तो एक मुख्य नेता और अध्यक्ष का भी एक भाई प्रेरोगेटिव होता है। 18 सांसद जीते थे शिवसेना के टिकट पर 2019 में, 13 आपके साथ हैं, तो मतलब 13 सीट तो आपकी है ना पक्की? 13 बिल्कुल, 13 उम्मीदवार तो सीट तो उतारेंगे हमारी आप। पक्का है। देखिए, ऐसा है कि 13 सीट तो हमारे हैं, और कोई हमारे भी लोग बीजेपी के सिंबल से लड़ने को तैयार है, क्योंकि हमको मेन थिंग देखना है कि विनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, और जो कैंडिडेट है, जो काम करने वाला कैंडिडेट महाराष्ट्र के हित मतलब में। बीजेपी अपने तो उम्मीदवार आपके पास भेज देगा, आउटसोर्स कर देगा, सिंबल दे देंगे आप? नहीं, अगर जरूरत पड़े, विनेबिलिटी अगर है और एक्सेप्टेबिलिटी है, और विनेबल जो पार्टी लाइन हमारा फॉलो करता है, तो क्यों नहीं, हम लोग एक गठबंधन है, तो एक दूसरे के साथ मिलके तो तो काम विजय करना चाहिए, शिवतारे वो हम करेंगे। जिताऊ कैंडिडेट हैं क्या बारामती से? देखिए, सुनेत्रा पवार जी के सामने विजय शिवतारे जी जीताऊ कैंडिडेट नहीं है, और उन्होंने अपना पर्सनल लाइन तो लिया उनको है चुप कि रहने के लिए उनको क्यों खड़ा नहीं होना है। कहते, या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देखिए, दीजिए? उन्होंने नहीं, तो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी ने उनसे बात की है, और अगर उनका फॉर्म वो भरते हैं, जो वो कह रहे हैं कि वो उनका फॉर्म भरने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, और इस पे कोई दो राय नहीं है। जो हमारी महायुति का धर्म है, हमको पालना है, और हमारे जो महायुति का कैंडिडेट है, वो महाराष्ट्र में हर जगह पे हमको तो जिताना है। 13 सीट की दरकार है, आपको इंतजार है कि 13 हमें मिलें, उसमें मनसे के भी 2 उम्मीदवार माने जाएं कि वो जुड़ देखिए, जाएंगे? मनसे के कितने उम्मीदवार हैं हम बोल नहीं सकते, एक हो सकता है, दो हो सकता है, वो कल जाहिर हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि एक शायद उनका उम्मीदवार, जो मुझे सुनने में आया है, वो निश्चित हो गया है। दूसरी बात ये है कि मनसे अगर हमारे साथ तो वो आज भी आपके आती सिंबल है, पर तो लड़ेगा? ये नहीं, वो उनके सिंबल पे भी लड़ सकता है, हमारे सिंबल पे भी लड़ नहीं सकता है। नहीं, दूसरी खबर बात तो ये ये है, है ना कि विलय हो जाएगा देख मनसे का असली शिवसेना, नहीं जो नहीं अब आप हो नहीं गए। नहीं नहीं, मनसे का और शिवसेना का विलय नहीं होने वाला है, दोनों नहीं होने इंडिविजुअल वाला है? पार्टी है। तो मतलब राज दोनों के ठाकरे अध्यक्ष अध्यक्ष, नहीं बनने वाले हैं, आपके नए अध्यक्ष राज ठाकरे नहीं नहीं, होंगे? वो मनसे के अध्यक्ष है, उनका पार्टी बढ़िया पार्टी है, 18 साल से वो पार्टी चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता है उनको भी अपने पार्टी, हमारे पार्टी में विलीन करना है। इंडिपेंडेंटली वो अपना भाई पार्टी चला लड़ाई रहे हैं, और अच्छी तो तरह से बाल चला रहे ठाकरे हैं। की विरासत की है ना, कि असली उत्तराधिकारी कौन है। देखिए, असली उत्तराधिकारी वो है जो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी फॉलो करता है, बाला साहेब की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, और बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी और तो राज ठाकरे असली जी तीनों ये उत्तराधिकारी आप आइडियोलॉजी। राज ठाकरे मानेंगे या एकनाथ शिंदे? देखिए, असली उत्तराधिकारी उसको मानूंगा जो बाला साहेब की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। अगर आप भी फॉलो करते हैं, आप भी उत्तराधिकारी है, तो उसमें कोई एक आदमी का सवाल नहीं उठता कि पूरी पार्टी जब मान रही है उनका आइडियोलॉजी, तो पूरी पार्टी, हमारी जो लाखों कार्यकर्ता जो है, वो बाला साहेब की राज आइडियोलॉजी ठाकरे मानते को हैं। अध्यक्ष दूसरी, बनाने के लिए दबाव बनाए बीजेपी, आपको कबूल होगा? देखिए, अभी तक तो उनके वहां से कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ। दूसरी बात है कि मनसे और राज ठाकरे जी है, वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। देखिए, राज ठाकरे जी आज अगर हम हमारे पास आते हैं, तो अगले जो नगर परिषद के, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, जो असेंबली इलेक्शन है, हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, और ये एक लोकसभा या दो लोकसभा लोकल सीट की बॉडी के बात नहीं है। चुनाव करवा कहाँ रहे हैं आप? नहीं, वो भी हो बीएमसी के भी जाएगा। चुनाव कितनी बार हो गए मुलतवी? देखिए, वो तो उन लोग वहां पर गए थे कोर्ट में, उनको डिलिमिटेशन का सीट बढ़ाकर चाहिए था, घटाकर चाहिए था, इसके लिए इलेक्शन हुई नहीं है। अभी लोकसभा है, इसके बाद विधानसभा है, लोकल बॉडी के विपक्ष तो आरोप ये इलेक्शन भी हो लगाता है जाएंगे। कृष्णा भाई दूसरी कि बात मैं बहुत लोकल बॉडी के अभी बात इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि हार का सामना करना पड़ जाएगा, पोल नहीं खुल नहीं, जाएगी। बिल्कुल नहीं। अब लोकसभा इलेक्शन में भी आप देख लीजिए, और असेंबली इलेक्शन में भी देख लीजिए कि कौन जीतता है। अब की बार 45 पार हमारा लक्ष्य है, और ये अब लक्ष्य की हम हासिल बार करके ही 40 रहेंगे। पार का आपका दूस लक्ष्य है। अब अतुल भाई, पिछली 27 को बंटवारे की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी, ये 27 मार्च मुहाने पर खड़ी है, कल हो जाएगी 27। ये आपकी दिक्कत कहाँ है? कहाँ अटकी है नहीं, गाड़ी? कहीं अटकी नहीं है गाड़ी, हमारी तो सीटें डिक्लेयर हो गई। बैठ के एक बार आपको बताना है।
हाँ, अब देखिए हमारी सीटें डिक्लेयर हो गई। अभी आपने रामटेक की बात की थी, तो रामटेक में तो रश्मि बर्वे जी का डिक्लेरेशन हो गया, वो कल फॉर्म भी भरने जा रही है। हमारी पार्टी को ऐसा थोड़ी है कोई दूसरी पार्टी चलाता है, जैसा बीजेपी 2 पार्टियों को चलाती है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनके सिंबल पे लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा तो होता नहीं है, पार्टी अपना अस्तित्व जो है वो छोड़ती नहीं है। तो बात समझ लीजिए आगे जाके क्या होने वाला तो है। फॉर्मूला हमारे क्या यहाँ है तो वो तो बता दो। एक दो उम्मीदवारों के ऐलान से थोड़ा बात बनती है। नहीं, सारे उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कितनी सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस? प्रकाश अंबेडकर जी को 6 सीटें देने के लिए तैयार है। हर हर तीनों पार्टी में से हम लोग जो है 2-2 सीटें देने को तैयार है। हमने अकोला और धुलिया दे दी उनको। तो बाकी बातचीत चल रही है। तो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जो बचा है वो कल तक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है संदीप भाई, कल हमारे तक बीच हो में जाएगा? हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा क्या, 23 शिवसेना, 18 कांग्रेस, कुछ इस तरफ जा रही है गाड़ी? नहीं, वो हो गया है। और सब 7-8 हो गया है। एनसीपी। एक दो सीट की चर्चा जो है अंबेडकर जी के साथ हो रही है, और एक दो तो सीटें बाहर जो का है वो रास्ता नहीं दिखाया अभी हाईकमान प्रकाश हाईकमान जो अंबेडकर है। को? नहीं, बिल्कुल हमारी और उनकी लड़ाई एक ही है। जितनी उनकी जिम्मेदारी है एक पोता होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, उतनी हमारी, हम उनके वैचारिक तो वारसदार आप है। बड़ी तो खबर हमारी ये भी दे जिम्मेदारी रहे है। हैं, ये मैं खबर चला दूं कि महाविकास बिल्कुल चला दो। अघाड़ी 6 सीट प्रकाश अंबेडकर को, वंचित बहुजन अघाड़ी को देने को तैयार है। दो दो हर बिल्कुल हर पार्टी, तीनों पार्टियां 2-2 सीट देने को प्रकाश तैयार है। अंबेडकर को देने को तैयार है। ये मैं खबर चला दूं। बिल्कुल बिल्कुल चला दो। तो इस वक्त की देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। महाविकास अघाड़ी खेमे से प्रकाश अंबेडकर, लगातार जो अब चर्चाएं चल रही थी कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ऐसा नहीं है। उनको बल्कि 6 सीटें तक देने को तैयार है एमवीए। हर पार्टी यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट 2-2 सीटें उन्हें देने को तैयार है। और ये जो अभी पेंच अटके हुए हैं मुंबई में खासकर, वो सुलझ गए हैं। 4-2 का फॉर्मूला तय हो गया। वो हाईकमान जो है वो डिसाइड कर लेंगे। एक एक सीट का है मैटर है। मैं ऐसा झूठ नहीं कहूंगा यहाँ बैठकर कि नहीं है। एक सांगली का है, तो वो हाईकमान जो है वो डिसाइड कर लेंगे, और उसके मुताबिक उसका भी जो हल है हो जाएगा। हमारे बीच में कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया शिवतारे जी जैसा। कोई रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जो बात है, राणे और सामंत, तो ऐसी बहुत जगह इनकी बातें हैं। आप कितना भी कहो हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो बीजेपी तय करेगी ना। सातारा का सीट देखा हमने। 4 दिन तक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को 4 दिन तक अमित शाह जी ने बाहर बिठा के रखा। ये महाराष्ट्र का अपमान है। 4 दिन तक बाहर बिठा के रखा, और आखिरी में यहाँ तक सुलह हो रही थी कि नहीं, आप हमारे कोटे से नहीं, उनके कोटे से लड़िए। तो ये सातारा का जो तमाशा है पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा। कोई किसी भी सीट से और किसी भी से ज्यादा बड़े है, छत्रपति उदयनराजे महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। उनके साथ जिस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया, पूरा महाराष्ट्र ने देखा है। पूरे महाराष्ट्र ने देखा। नहीं, वो लड़ाई तो है ही। कौन असली वारिस है बाल ठाकरे का? शरद पवार ही असली मालिक हैं मैं एनसीपी छत्रपति के, शिवाजी या महाराज अजित के पवार वंशज की बन बात गए कर हैं? रहा ये था। लोकसभा भी तय करेगा और विधानसभा चुनाव भी आने वाला। देखिए संदीप जी, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की बात कर रहा हूँ। हम्म। छत्रपति उदयनराजे जो है, जिनको अभी टिकट दिया है ऐसा सुन रहा हूँ मैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज है। उनको अमित शाह जी ने 4 दिन बाहर बिठा कर रखा। 4 दिन बाहर बिठा कर। ये महाराष्ट्र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। महाराष्ट्र को बिल्कुल इस बात से जो है वो खेद है और गुस्सा है महाराष्ट्र में काफी। तो ये बातें सीधा सामने आ रही है कि बीजेपी डिक्टेटर के रोल में है वहां पर, हम यहाँ फ्रेंड के रोल में, हम यहाँ दोस्त के रोल में है। हमारे यहाँ चर्चा हो रही है और एक एक सीटें जो है रिलीज हो रही है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई कृष्णा दिक्कत। हेगड़े ताल ठोक रहे हैं अब की बार 40 पार महाराष्ट्र में और 400 पार तो उधर। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ संदीप जी, आप भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, 4 जून को तो हम सामने सामने हो ही जाएंगे। पता चलेगा किस तरह का पानीपत जो है महाराष्ट्र में इन एनडीए का होगा, या आप देखते रहना। आज मैं कह रहा हूँ 5 सीटें पूर्व विदर्भ की जो 19 अप्रैल में जा रहे हैं हम चुनाव में, 5 सीटें हम जीतने वाले। आज नागपुर में हुजूम देखना चाहिए था जब हम फॉर्म भरने गए थे। देखना चाहिए था क्या उत्साह था कार्यकर्ताओं में, और देखना चाहिए था किस तरह से लोग अपने आप वहां पर आए थे। तो स्पष्ट तो दिखता है आगाज ऐसा है, अंजाम भी बहुत जबरदस्त होगा। तो मतलब मोटी बात यह है, कांग्रेस जिसे दरअसल 1 सीट मिली थी, आपको लगता है महाराष्ट्र वो इलाका है? भाई पिछली बार तमिलनाडु, केरला और पंजाब के अलावा आप कहाँ सीट जीत पाए थे? महाराष्ट्र आपको लगता है अच्छे
सियासी डिविडेंड्स देने वाला है इस बार? बिल्कुल, देखिए अभी बता रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में। यही देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे तो कहते थे मुझे सत्ता दो, मैं 3 दिन में ओबीसी का जो मैटर है लोकल बॉडीज में उसको सॉल्व कर देता हूँ। अभी तो 2 साल हो रहे हैं, क्या हो गया? क्यों आप डेट पर डेट लेते हैं? तुषार मेहता क्यों डेट पर डेट लेते हैं? क्योंकि इनको डर है ये हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने 10 बड़ी महानगर पालिकाओं का चुनाव नहीं होने दिया। अब रही बात महाराष्ट्र की और 2024 के चुनाव की। 2019 में सत्यपाल मलिक जी ने बोला नहीं था। अब 2024 में जनता को पता हो गया कि इस देश के प्रधानमंत्री शहादत दिए हुए जवानों के इस पर वो उन्होंने वोट मांगा है। ये सारे दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। 5 साल हो गए, उसका कुछ भी नहीं हो पाया। उल्टा उसमें जो डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह इन्वॉल्व था, वो किस तरह से खुला घूम रहा है वो देख रहे हैं। जनार्दन रेड्डी जिसको हमने जेल में डाला था खान घोटाला में, उसको आज पार्टी में लिए। नवीन जिंदल जिसके बारे में कितना बड़ा घमासान कोयले को खान को लेके किया था, उसको अपने पार्टी में लिया। तो जिसको चोर कहते हैं अपने पार्टी में ले लेते हैं। अब चोर चोर मोसरे भाई पूरे खड़े हैं और 400 की बात कर अब रहे हैं। देखिए तो जनता फिर लोग किसकी क्यों ले रहे बात हैं? को सच मानती है, किस पर कितना भरोसा करती है। पर ये भरोसे की जब बात होती है आनंद, ये भरोसा अभी यहाँ दिखा रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल, लेकिन अंदर खाने शिवसेना, आपकी पार्टी और कांग्रेस में भरोसा है। ये सीटों पर तनातनी तो थमने का नाम नहीं ले रही। संदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है, तनातनी नहीं कहेंगे। एक परिवार होता है, परिवार में संवाद होता है, परिवार में कभी विवाद नहीं होता। ठीक बात है कि कुछ 2 या 3 सीटों को लेकर ये बात हो रही कि भाई हम लड़ लें कि आप लड़ लें, लेकिन जब मकसद क्लियर है, दिशा एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चाहे जो भी कर रही हो, चाहे जो भी लहर बना रही हो, महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1-1.5-2 सालों में जो कुकृत्य किया है, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया है। पार्टियों को तोड़ना, विपक्ष को जेल में भेजना, ये सारे हथकंडे भी काम नहीं आए। तो इस बात को लेकर हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए अगर कहीं भाई 19-20 सांगली में दुख भी दिक्कत सहना चल पड़े। रही है, रामटेक में है, भिवंडी में है, मुंबई की रामटेक 2 में- सीट, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य चल रही है ना दिक्कतें, या मैं नहीं, गलत ठीक बात जानकारी है। दे रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, आप सही जानकारी दे रहे हैं। दिक्कतें हैं एक दूसरे सीटों को लेकर। एक ये है कि महीना भाई हो हम गया, लड़ लें दिक्कतें कि सुलझ नहीं पा रही। पहले ये था कि परिवार 17 है तारीख ना। तक हमने इसलिए इंतजार किया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंजाम तक पहुंच रही है, उसको भी 10 दिन होने को आए। संदीप भाई, परिवार है ना, लोकतंत्र है ना, हम सब संविधान को मानते हैं ना, इसके लिए लंबा समय लग रहा है। तानाशाही और अहंकारी वाली तो यहाँ बात नहीं है। यहाँ कहीं बारामती, नासिक वाली बात यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी वाली बात तो नहीं है ना। कम से कम हमारे यहाँ संवाद हो रहा है, एक डायलॉग हो रहा है कि भाई ठीक है, आप लड़े या हम लड़े, बीजेपी को हराना है। हम समझते हैं कि हमारी आज या कल के बीच में कुछ उम्मीदवारों के नाम आने तय हैं। कांग्रेस के तो आने शुरू भी हो गए हैं, राष्ट्रवादी की भी लिस्ट तो रेडी है। अभी वही आदरणीय किस्तों पर ईएमआईज नहीं, में घोषणा होगी संदीप भाई, उम्मीदवारों की। संदीप भाई ये रणनीति नहीं, संदीप भाई ये रणनीति का हिस्सा है। हाँ। इसे आप किस्तों में न कहें, ये एक राजनीति में रणनीति का हिस्सा होता है। अभी आदरणीय बृजमोहन जी कह रहे थे कि हम बारामती से उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं, तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। हमारे उम्मीदवार वहां आदरणीय सुप्रिया सुले जी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि बारामती से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी होंगी। तो ये नहीं आप कह सकते कि किस्तों में, जहां हमें लग रहा है कि जहां नॉमिनेशंस के डेट नजदीक आ रहे हैं, वहां हम अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, क्योंकि ये 7 चरणों में चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। हाँ, पर 2.25 महाराष्ट्र महीने तो के 5 करीब। चरणों में है ना। हाँ, तो महाराष्ट्र अगर 5 चरणों में है तो पहले चरण के लिए करीब करीब 90% से ज्यादा उम्मीदवार आ गए हैं। अब जब दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण आएगा तो उम्मीदवार भी वैसे आ जाएंगे। बट हम समझते हैं उम्मीदवार ही नहीं कि आ रहे, नेता भी आ रहे हैं। अब एनडीए का हिस्सा राज ठाकरे बनने वाले हैं। केवल राज ठाकरे ही नहीं, वहां तो 5-6 पार्टियां हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, महादेव जानकर की पार्टी, सदाभाऊ खोत की पार्टी, राज ठाकरे जी की पार्टी, रामदास अठौले जी का मैंने नाम लिया होगा तो उनकी, मतलब करीब करीब 6-7 लोगों का गठबंधन है। महायुति इसको कह रहे हैं वो लोग। उसके बावजूद डरे हुए हैं, उसके बावजूद अपने सीटों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो रनिंग है, आप तो वर्तमान में केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। आप तो कहते हैं कि हम तो
तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं, तो आपको तो सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए था। लेकिन सीटों का पेच बंटवारा वहां कर फंसा देना हुआ है, चाहिए था, ठीक है। पेच वहां संदीप, फंसा हुआ है सर। एक मिनट आनंद। संदीप, अब चाहे एनडीए यानी कि महायुति या इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी, दोनों की बातें आपने सुनी, दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं हो जाएगा सीटों का बंटवारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पेच सुलझ गए हैं तो घोषणा क्यों नहीं हो रही? या दरअसल अभी उलझन बाकी है? बहुत उलझन बाकी है। यदि आप मुझे अलाउ करेंगे तो एक एक सवाल में सारे प्रवक्ताओं से पूछ लेता हूँ, थोड़े तीखे सवाल। बिल्कुल, बोलिए ना। अतुल लोंढे पाटिल, पहला सवाल तो यदि कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी है तो आपके अध्यक्ष नाना पटोले ने गोंदिया भंडारा से चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया? हालत अगर खराब अतुल, होते हाँ। हालत अगर खराब होते तो नाना पटोले जरूर लड़ते। नाना पटोले ने कार्यकर्ता को लड़ाया है। और संदीप जी, मैं आपको दावे से बताता हूं कि रामटेक का उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया। कल रश्मि बर्वे जी फॉर्म भरने जा रही है। हमारा चंद्रपुर डिक्लेयर हो गया, हमारा गढ़चिरोली। गोंदिया भंडारा की बात। हाँ, गोंदिया भंडारा में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दिक्कत होती तो नाना पटोले जी लड़ते। अच्छा, दिक्कत नहीं, इतना हम जीत रहे आसान हैं। चुनाव है, मतलब बड़े नेता कहते हैं चुनाव कि कोई आसान नहीं चुनाव होता। आसान चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव एक आसान सवाल नहीं होता। हमारे स्टार प्रचारक है वो नाना पटोले जी, ओहो। उनको फ्री रखना और सब जगह उनको घुमाना हमारे लिए पूरे पूर्व विदर्भ में जरूरी तो है। फिर तो राहुल किसानों गांधी के भी नेता है स्टार वो, युवाओं प्रचारक के हैं, नेता वायनाड से वो क्यों लड़ रहे हैं? है कि राहुल गांधी जी लोकसभा का राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं। नाना पटोले जी राज्य की राजनीति करते हैं। नाना पटोले जी केंद्र के अध्यक्ष है क्या? नाना पटोले जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो ये तो पार्टी की रणनीति होगी ना, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल संदीप, क्विक दूसरा फायर सवाल रखते हैं, कृष्णा रैपिड फायर राउंड रखते हैं आज। हाँ। दूसरा सवाल कृष्णा हेगड़े साहब से। कृष्णा हेगड़े जिस इलाके में अभी रहते हैं, विले पार्ले में, वहां पर बेटे को शिवसेना ने टिकट दे दी है, अमोल साहब को। आप उनके पिताजी को सीट देंगे या आप खुद लड़ेंगे? क्योंकि चर्चा है कि आप भी उम्मीदवार हैं। कृष्णा हेगड़े, ये तो सीधा आप पर चला दिया है देखिए, नहीं, गजानन कीर्तिकर जो अमोल के पिताजी है, उन्होंने खुद कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और दूसरा कोई कैंडिडेट देखे, क्योंकि उनको आपस में घर के परिवार के अंदर कुछ मतभेद नहीं चाहिए। और वो हमारे जो एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना है उसके स्टार प्रचारक भी रहेंगे और वो हमारे पार्टी के अच्छा, लिए काम स्टार भी करेंगे। प्रचारक अब आजकल उनको चुनाव लड़ने की जरूरत और नहीं। बीच अगला में सवाल उन्होंने संदीप। एक सवाल ब्रजमोहन जी से। ब्रजमोहन जी, क्या आप ये घोषणा कर सकते हैं कि बारामती में सिर्फ सुनेत्रा पवार ही लड़ेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव जानकर का भी नाम अंदर से चल रहा है? मैं इसको स्पष्ट कर दूं, एनडीए की तरफ से वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी, वहां कोई और दूसरा उम्मीदवार एनडीए से नहीं हो। तो सुनेत्रा पवार होंगी क्या? अब ये तो इसकी घोषणा करने का अधिकार मुझको नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो ये चीज मैं सोचता हूँ एक दो रोज में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार, वो उसमें वही परिवार का प्यार भी आड़े आएगा क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। अगला सवाल संदीप। अगला सवाल मैं जरा आनंद पूछना चाहूंगा। आनंद भाई, जो गजानन कीर्तिकर के सामने जिसको खड़ा किया उसको संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले का आरोपी बता दिया, तो क्या आप चाहेंगे कि संजय निरुपम को कांग्रेस निकाल दे? तो आपका कैंडिडेट है शिवसेना का भाई। हमने पहले ही कहा था कि संजय निरुपम जैसे नेता जो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बनते हैं, उनको चुनाव में लड़ने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस उन्हें कितनी गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है, ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनको निकाल देना चाहिए तो निकाल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, टिकट मांगा है, बाद में महायुति महागठबंधन का धर्म का पालन करना है तो बने रखना चाहिए। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कहता हूं, हर अब आपने कार्यकर्ता को 4 टिकट सवाल मांगने का पूछ लिए। अब अधिकार है। मेरे सवाल का जवाब संदीप, दावे दोनों जी। तरफ से कि कहीं कोई उलझन नहीं है। उलझन तो है, उलझन किसकी ज्यादा भारी भरकम है, एनडीए की या इंडिया की महाराष्ट्र में? देखिए, एनडीए की उलझन भारी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनडीए में टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं और ज्यादातर को लगता है कि बीजेपी का टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। इसी बात को लेकर लगातार खींचतान जारी है। जहां तक दूसरी महाविकास अघाड़ी का सवाल, उसमें लगभग मामला सुलझ गया है। वंचित अघाड़ी का मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि वंचित इनके साथ जाएंगे, वो वंचित ही रहेंगे। सब पूरे खेल से ये अलग तो से बड़ी लड़ेंगे। घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है अभी अतुल लोंढे पाटिल ने कि 6 सीट तक हम देने को तैयार हैं। तीनों पार्टियां 2-2 सीट अपने कोटे से दे देंगी प्रकाश आंबेडकर को, और वो अनगाइडेड मिसाइल है। ये मैं लगातार कहता आ रहा हूं जब भी महाराष्ट्र पर कार्यक्रम किया।
प्रकाश अम्बेडकर ने 16 सीटें मांगी हैं, ये लोग 6 सीटों में उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 16 16 सीटें तो नहीं। वो भी कहीं मतलब किसी और ही दुनिया में है कि 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जी, निश्चित तौर पे उनको भी अपनी ताकत बहुत ज्यादा लग रही है, और चूंकि हुआ ये था कि उनको पहले शरद पवार साहब ने मनाया, उसके बाद उनको उद्धव ठाकरे साहब ने मना लिया, घर पे बुला लिया, फिर उसके बाद अब कांग्रेस उनको मनाने में तो लगी है। उनकी ऐसा लगता मतलब है कि फायदा पहुंचाने की भी कुछ ना कुछ क्षमता है और डैमेज करने की भी काबिलियत है, इसीलिए अभी भी पेंच अटका हुआ है। 1 महीना हो गया ना भाई संदीप। बिल्कुल उनका निश्चित तौर पर डैमेज वो कर सकते हैं, फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए डैमेज कर सकते हैं। पिछली बार करीब 12 सीटों पे उन्होंने जबरदस्त झटका दिया था महाविकास आघाड़ी को, इसलिए उनको मनाने की बार बार कोशिश हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पे मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि वो साथ नहीं आएंगे, उनके तेवर इस तरह नहीं है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम विरोध में लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं है, ये जरूर बात कह रहे हैं, लेकिन अभी पेंच जो है उनको लेकर लगातार फंसा हुआ है। एक आंकड़ा और मैं दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जानकारी में आपका इजाफा कर दूं। 50% से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा 70% सीटें ग्रामीण इलाके में आती हैं। 33 सीटें ग्रामीण बहुल इलाके हैं। 50% से ज्यादा सीटें ये जो 15 सीटें हैं, 50% नहीं, लगभग 30% के करीब वो सीटें हैं जो शहरी इलाकों में, 15% से ज्यादा SC/ST बहुल इलाकों में, और 15% यानी कि लगभग 14 सीटें ये मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं। अब 40 पार कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े, उसका पलटवार कर रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल। आज की तारीख में ये 42 का आंकड़ा छूना एनडीए के लिए बहुत जरूरी है अगर सत्ता की हैट्रिक मारनी है। तो स्विंग स्टेट्स की जब बात करते थे और जितने हमने सर्वे किए, महाराष्ट्र वो स्विंग स्टेट साबित हो रहा था। आज की परिस्थिति आप कैसे आंकते हैं संदीप? तौर पे महाराष्ट्र में अभी भी स्विंग की संभावना बहुत सारी है। साथ ही इस बात की बहुत सारी संभावना है कि चुनाव आते आते तक यदि आपसी मतभेद नहीं मिटाए, नेताओं ने पार्टियां चुन ली हैं, जनता ने नहीं चुनी, दल मिल गए हैं, दिल मिलना भी बहुत दूर की कौड़ी है। ये सब जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पे चुनावों पर बहुत असर डालेंगे। अभी कोई भी नेता 1-2 सीटें छोड़ दे तो ये नहीं कह सकता कि उसकी जीत पक्की है। और जो आंकड़े हैं वो मुझे अभी भी इस तरह का लगता है कि 30 के आसपास एनडीए रहेगा, तो 18 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती। कृष्णा हेगड़े, छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा आप सभी से 20 सेकंड में। संदीप के आकलन से इत्तेफाक रखते हैं? आप तो 40 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लोग ऐसे एक सरकार चाहते हैं जो काम करे, जनहित, लोकहित और महाराष्ट्र के हित में काम करे। और उन्होंने देखा है कि पिछले 2.5 साल में उद्धव जी की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने कैसे काम किया या नहीं किया। 2.5 साल जब 2 बार मुख्यमंत्री मंत्रालय तक नहीं पहुंचता है, लोगों के बीच में नहीं पहुंचता है, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं पहुंचता है, एक किसानों के लिए काम नहीं करता है, इंडस्ट्री का मीटिंग 11-11, 12-12 महीने रखता नहीं है, और उसके ऊपर उनके खुद के पिताजी के आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं, बाला साहब के तो आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी को जनता छोड़ते हैं। उनको वोट नहीं देगी। आनंद, छोटा रखिए प्लीज जवाब 20 सेकंड में। संदीप भाई, इनके कहने के हिसाब से तो लग रहा है कि जनता हमको एक भी सीट नहीं देगी, एक वोट भी नहीं देगी, और हमको महाराष्ट्र से निकालकर बाहर किसी और देश में भेज देगी, जो ये कह रहे हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पर शिवसेना है, शिवसेना के कैडर है, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। आप देखिएगा कि पूरे देश के नतीजे अलग होंगे और महाराष्ट्र में एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी ठीक बनकर है, यहाँ उभरेगी ब्रजमोहन और श्रीवास्तव, 48 में से आपने भी जुआ खेला है शरद पवार का साथ छोड़कर? नहीं संदीप जी, देखिए कि हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक कार्यकर्ता अधिकतम सीटें जीतने की तैयारी से उतरता है मैदान में। हम लोग भी इसी विश्वास और तैयारी के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद एनडीए को निश्चित रूप से मिलेगा। एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा। अतुल, जिन्होंने बेताशा बेरोजगारी बढ़ाई, बड़े पैमाने पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किए, जो 45 पार 42 पार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको समुद्र में घुस पार करने वाली है इस बार जनता। क्योंकि जिस तरह का डिफेक्शन किया, जिस तरह की पार्टियां तोड़ी है, ये महाराष्ट्र की जनता को अच्छा लगा नहीं। इन्होंने किसान के लिए क्या किया? महाराष्ट्र की जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो सीटों का मुकम्मल
ऐलान भी हो जाए, बंटवारा भी हमारे सामने आ जाए। तो बात हो रही थी महाराष्ट्र की, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं से आती हैं, हैट्रिक होगी या विपक्ष पटखनी देगा, महाराष्ट्र की अहम भूमिका होगी। ऐसे में रामजी लाल बनासिया दौसा वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। इनका कहना है कि विपक्ष सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है, मुद्दों पर बात कब होगी। और इनकी बात बहुत जायज़ है, मुद्दों की फहरिस्त तो सामने आनी चाहिए। जबकि नसीम हैदर मुजफ्फरनगर में रहते हैं, इनका कहना है कि चुनाव बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र में रोमांचक होते जा रहे हैं, टक्कर दिख रही है और टक्कर में कौन किसको पटखनी देगा ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में। आज इतना ही, नमस्कार।